राहुल को झटका, जिस ट्रंप के भरोसे मोदी को घेरा उन्होंने तो पहले ही यू टर्न मार दिया। क्या दबाव बनाने निकले ट्रंप को पीएम मोदी का करंट फाइटर जेट F-35 की डील रद्दी की टोकरी में डाल दी। भारत की जिस इकोनॉमी को डेड बताया ट्रंप ने, उसी में भर भर कर कितना पैसा लगाया, पोल खुल गई। और भिखारी पाकिस्तान के साथ ट्रंप का डबल गेम। उधर चीन अलग भूत बना देने की कौन सी तैयारी कर रहा है। अब सबसे पहले इस सब की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक ही मंत्र पर चलते हैं और वो मंत्र बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। देशहित की बात हो तो वो किसी हद तक चले जाते हैं, देशहित की बात तो किसी के सामने नहीं हो तो किसी के सामने झुकते नहीं है, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और। भारत में इस वक्त राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने ट्रंप का नाम लेकर बवाल काटा हुआ है। ट्रंप की बातों को हथियार बनाकर ये नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रेशर में आकर ट्रंप से मनमानी डील कर लेंगे। लेकिन पिछले 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया वो मैसेज ट्रंप के लिए भी क्लियर है, और यहां जो लोग ट्रंप के नाम पर उछल कूद कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज क्लियर है। आज तो नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे जाकर ट्रंप को ऐसा करंट दिया है कि अमेरिका भी सोचेगा कि ट्रंप कैसे कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नए भारत से ट्रंप भिड़ने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही ट्रंप अपना और अमेरिका का नुकसान करवाएंगे। आज इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि भारत ने अब तक ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों पर जो जवाब दिया उसका संदेश क्या है। पहला संदेश यह है कि अमेरिका के टैरिफ की कोई चिंता नहीं, भारत खुद आत्मनिर्भर हो रहा है और हो चुका है। दूसरा संदेश, अमेरिका से डील की किसी डेडलाइन की चिंता नहीं, भारत प्रेशर में नहीं डील करेगा। तीसरा संदेश, ट्रंप भारत के पूरे मार्केट में बेरोक टोक एक्सेस चाहते हैं, वो किसी भी हाल में नहीं होगा। चौथा संदेश, नरेंद्र मोदी अपने किसानों और छोटे उद्योगों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पांचवां संदेश, ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से दोस्ती खत्म कर ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारत किसी के कहने पे किसी से दोस्ती नहीं करते। तुमसे दोस्ती है अलग हिसाब है, रूस से दोस्ती है वाला अलग हिसाब है, तुम्हारे बोलने से थोड़ी दोस्ती करेंगे। ये कौन सी दोस्ती हुई यार कि तुम बताओगे कि उससे दोस्ती रखो या ना रखो। मतलब क्लियर है, देश हित में कोई समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा। देश का नुकसान जिस बात में होगा वो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे और देश हित में किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये नया भारत है, ये ठीक से जवाब देना जानता है। अगर ट्रंप उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं तो भारत के पास भी विकल्प कम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अब ट्रंप को अपने जवाबी एक्शन की एक झलक भी दिखा दी। मोदी का जवाबी एक्शन का ट्रेलर देखकर ही ट्रंप के होश उड़ गए होंगे, लेकिन हमारे यहां ट्रंप विपक्ष के हीरो बने हुए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कह दिया और इंडी गठबंधन को मौका मिल गया कि वो नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति को फेल बता सकें। लेकिन आप देखिए कि आज ही ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले दावे को गलत बताने वाली नई रिपोर्ट आ गई। दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट बढ़ गई है जो राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी के दावों को गलत बता रहे हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। ट्रंप की टैरिफ वाली सनक से दुनिया कैसे परेशान है, अमेरिका के अंदर कैसे आग लगी हुई है, भारत ने कैसे ट्रंप को बड़ा झटका दिया है, पाकिस्तान कैसे बाप बाप करेगा ट्रंप के इस डबल गेम से, सब आपको बताऊंगा। पहले झलक देखिए। India was the highest or just about the highest tariff nation in the world. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। इधर भारत में ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद से इंडी गठबंधन ने बवाल काटा हुआ है। उधर ट्रंप ने टैरिफ वाले मामले में यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। इससे पहले भी ट्रंप कई बार टैरिफ की डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं। पहले उन्होंने 1 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, फिर 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी, फिर 1 अगस्त की डेडलाइन दी और अब कहा कि अब यह फाइनल है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर से टैरिफ लगाने की डेडलाइन को 7 दिन आगे बढ़ा दिया। यानी राहुल गांधी जो खुशी से झूम रहे थे ट्रंप ने फिर यू टर्न मार दिया, गाड़ी घुमा दी। राहुल गांधी वहीं रेड लाइट पे खड़े रह गए मोड़ पे। अरे किधर भाई, ट्रंप ने मार दिया यू टर्न। बॉस ट्रंप जो है ना वो इस तरह का काम करते हैं कि इससे शायद कुछ प्रेशर बन जाए, और वो देख रहे प्रेशर नहीं बन रहा। तो उनको भी तो पता है कि अमेरिका का भी नुकसान होगा अगर हम ये काम करेंगे, तो उन्होंने 7 दिन और मामला आगे बढ़ाया कि 7 दिन में शायद कुछ होगा। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाए जाने पर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इसके लिए नरेंद्र मोदी को कोस रहे।
कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को टैकल नहीं कर पाए ढंग से, ट्रंप से डील नहीं कर पाए। दोस्ती का क्या हुआ? तो दोस्ती का मतलब क्या था बॉस? कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को कहते कि हेलो एक काम करो 5% लगा, तो वो ट्रंप 5% लगा देता। या ट्रंप कह देता कि हमको पूरा अपना भारत का मार्केट खुला एकदम छूट दे दो, तो मोदी कहते हैं हाँ ले लो यार, तुम दोस्त हो। दोस्ती अपनी जगह है, देशहित अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी देशहित के लिए दोस्ती को साइड कर रहे हैं, इस पे उनकी तारीफ होनी चाहिए, तो ये लोग उनको कोस रहे हैं कि डील नहीं कर पाए। अरे डील किसी भी तरह से कर लें क्या? सच यह है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 70 देशों पर टैरिफ ठोक रखा है, और इसमें वो देश भी शामिल है जिन्होंने ट्रंप से डील कर ली। जैसे ट्रंप ने उस पाकिस्तान पर भी टैरिफ लगा दिया है जो पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहा था। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट देखें तो पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया गया है। भाई उस हिसाब से तो पाकिस्तान भिखारी देश है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऊपर से मुनीर वहां एकदम जमीन पे गिर गया था कि हाँ इनको नोबेल प्राइज दो, तो ट्रंप ने उस पर 19% का टैरिफ क्यों लगाया? सिर्फ भारत से 6% कम। साउथ कोरिया पे 15% टैरिफ है, जापान पे 15%, यूके पे 10%, यूरोपीय यूनियन पर 15%, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पे 19%। ये वो देश हैं जो ट्रंप से ट्रेड डील करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जिस पर ट्रंप 30% से ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। इसमें स्विट्जरलैंड पर 39%, साउथ अफ्रीका पर 30%, सीरिया पर 41%, इराक पर 35%, सर्बिया पे 35%। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रंप सिर्फ भारत से उलझे हुए हैं या भारत के खिलाफ टैरिफ वाली प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, बल्कि ट्रंप लगभग हर देश के साथ यही कांड कर रहे हैं। पूरी दुनिया ट्रंप के इसी दोहरे व्यवहार से परेशान है, लेकिन हमारे देश में अलग कहानी चल रही है। इधर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को झटका देने की कोशिश की, उधर भारत ने भी ट्रंप को नया झटका दे दिया, क्योंकि नया भारत है। टिट फॉर टैट वाला हिसाब चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील फाइटर जेट अब नहीं खरीदेगा। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसी F-35 फाइटर जेट को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। अब इस खबर ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा दिया होगा, क्योंकि अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस जेट बताता है, लेकिन भारत की तरफ से F-35 को ना कह दिया गया, जबकि ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट की जगह उनका F-35 जेट खरीदे। इस साल फरवरी में जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले थे, तब भी ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ना ट्रेड डील के मामले में दबाव में आया, ना हथियार खरीदने के मामले में ट्रंप के दबाव में आया। तुम हम पे दबाव बनाओगे? नरेंद्र मोदी ने फाइल उठाई, F-35 की साइड रख दिया कि जाओ अभी देखेंगे ही नहीं। भारत तो वही करेगा जो उसके हित में होगा, खाली अमेरिका को प्रेशर बनाना आता है। अमेरिका के F-35 को ठुकराने की खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जब ट्रंप भारत और रूस के बीच हथियार खरीद पर नाराजगी जता रहे हैं। उस वक्त इस खबर के आने का यही मैसेज है कि भारत भी अपने तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहा है। भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना सिर्फ ट्रंप को आता है, ऐसा नहीं है बॉस। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत में। F-35 को ना कहने से ट्रंप को कैसे बड़ा झटका लगा, ये आपको बताऊं। उससे पहले ये देख लीजिए कि जिस फाइटर जेट की ताकत का डंका अमेरिका पीटता है, उसका हाल क्या हो रहा है। कल ही अमेरिकी नौसेना का एक F-35 स्टील फाइटर जेट कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमुरू के पास क्रैश हो गया। एक स्टील फाइटर जेट का क्रैश हो जाना बहुत बड़ी बात है, यह अमेरिका के लिए बड़ी फजीहत जैसा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्रैश की असल वजह क्या थी। अमेरिकी नौसेना ने जांच शुरू कर दी है। विमान में सवार पायलट ने समय रहते पैराशूट से बाहर निकलकर जान बचा ली। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब पहले से ही अमेरिका के F-35 की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में F-35 अमेरिका के अलास्का में क्रैश हो गया था। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक F-35 सीरीज के अब तक 11 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। F-35 को दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में गिना जाता है। एक फाइटर जेट की कीमत करीब 700 से 800 करोड़ रुपए है। इससे पहले F-35 की परफॉर्मेंस पर तब सवाल उठाए गए थे जब ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट तकनीकी वजह से केरल में लैंड किया था। फाइटर जेट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तकनीकी खराबियों की वजह से यह विमान 1 महीने से ज्यादा वहीं खड़ा रहा। ब्रिटिश इंजीनियर्स की एक टीम 6 जुलाई को विशेष स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के साथ पहुंची, तब जाकर विमान को ठीक किया जा सका। भारत हथियारों का बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने किसी सैन्य उपकरण को ना कह दिया तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रांडिंग भी कमजोर हो जाएगी। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत की डिफेंस सेक्टर में सेंधमारी कर लें और जो डिफेंस डील भारत रूस से करता वो अमेरिका को मिल जाए।
ट्रंप को पता है कि भारत आर्म्स का बड़ा इंपोर्टर है और भारत में हथियार बेचने का काफी स्कोप है। इससे अमेरिका में नौकरियां भी जनरेट होंगी। लेकिन ट्रंप के सामने रूस नाम का चैलेंज खड़ा है। आप देखिए कि 2020 से 2024 के बीच अगर आप देखेंगे किस तरह से डील्स हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। 2020 से 2024 के बीच का आपको बता रहा हूं। और यह है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है भाई? उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो करीब करीब है 8.3%, 8.3%। और दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत। और भारत किस किस से हथियार खरीदता है भाई? भारत किससे के हथियार खरीदता है? रूस से 36% खरीदता है, फ्रांस से 28% और यूएस से 13%। जब अब अमेरिका को लग रहा है कि अभी भारत के मार्केट, उसके लिए बहुत स्कोप है भारत में, इस वजह से भी ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत उससे हथियार खरीदे। भारत हर साल औसतन 40 से 50 हजार करोड़ रुपए डिफेंस इंपोर्ट पर खर्च करता है। ट्रंप अपने हथियार भारत को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत किसी और से हथियार ना खरीदे। ट्रंप अपना तेल भारत को बेचना चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। जब भारत इसके लिए तैयार नहीं है तो ट्रंप तिल मिलाकर भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप की बातों में आकर भारत को डेड इकोनॉमी कह दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उनके अपने नेता ही राहुल गांधी के इन दावों को गलत बता रहे हैं। कल से अब तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है जो डेड इकोनॉमी के राहुल गांधी के नैरेटिव को सही नहीं मान रहे। जैसे कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की इकोनॉमी को डेड कहना गलत बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप गलतफहमी में है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही। यह भी कहा कि भारत की ताकत की है कि वो दुनिया से अपनी शर्तों पर बात करता है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने भी कह दिया कि ट्रंप की बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। यानी राहुल गांधी की फजीहत उनके खुद के नेता किए दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले दावे को गलत बता रहे हैं। सुनिए शशि थरूर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद आपको बताता हूं कि आज कौन सी और ऐसी खबर आ गई जो राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर बिजली की तरह गिरी है। भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। बाद में। यानी जो बात कांग्रेस के बाकी नेता समझ रहे हैं वो बात राहुल गांधी नहीं समझ रहे। भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भारतीय इकोनॉमी के डूबने के पीछे एक वजह जीएसटी को भी बताया था। जबकि आप देखिए कि आज ही जीएसटी को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन कैसे नई पे नई ऊंचाइयां छू रहा है। अब आप देखिए कि जुलाई का जीएसटी कलेक्शन, आप देखिए जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे जो जुलाई में हुआ है भारत में, उस जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है 1,96,000 करोड़। 1,96,000 करोड़। और पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा तो ये 7.5% ज्यादा है प्लस। तो राहुल गांधी किस इकोनॉमी को डेड बताने के पीछे पड़े हैं भाई? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में कई नेता हैं जो ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा एक होर्डिंग शेयर किया और मैसेज दिया कि जिस देश की इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे हैं उसी देश में ट्रंप ने खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है। कल हमने आपको राहुल गांधी के बारे में बताया था कि राहुल गांधी जिस भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं उसी डेड इकोनॉमी के शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने बंपर कमाई की, और वो भी नरेंद्र मोदी के 11 साल में। राहुल गांधी जैसा हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। ट्रंप ने भारत की जिस इकोनॉमी को डेड कहा उसी डेड इकोनॉमी में ट्रंप के परिवार के ट्रस्ट और कंपनियों का पैसा लगाया हुआ है। उसी में ट्रंप का परिवार धड़ल्ले से अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। दरअसल भारत में ट्रंप टावर्स नाम से लग्जरी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। इसमें ट्रंप के नाम को एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बदले में राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी संस्था ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्टी फीस या सेल्स में हिस्सेदारी लेती है। अभी भारत के 4 बड़े शहरों में ट्रंप टावर के नाम से प्रॉपर्टी है, जिसमें मुंबई है, पुणे है, गुरुग्राम है और कोलकाता है। ट्रंप टावर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैसे पुणे में इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब
3,69,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अभी ट्रंप टावर का जितना बिजनेस अमेरिका में है, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा बिजनेस भारत में बढ़ने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रिबेका डेवलपर्स ने ट्रंप टावर्स के साथ 6 नई रियल एस्टेट डील साइन की है। इसके तहत ट्रंप टावर्स का दायरा अब 4 शहरों से बढ़कर नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु तक भी फैलेगा और इस डील में से 15,000 करोड़ रुपए की सेल होने का अनुमान है। हैदराबाद में जो ट्रंप टावर बनेंगे 4 BHK की कॉस्ट 5.5 करोड़ रुपए तक होगी। अभी हाल ही में यह भी खबर आई थी कि गुरुग्राम में ट्रंप टावर से जुड़ी 298 प्रॉपर्टी पहले ही दिन बुक हो गई। इस डील की टोटल वैल्यू 3250 करोड़ रुपए रही। यानी भारत में ट्रंप का परिवार अपने नाम का इस्तेमाल करके मोटा पैसा छाप रहा है। रियल एस्टेट में अमेरिका के बाहर ट्रंप का ब्रांड नेम सबसे ज्यादा भारत में चमक रहा है। तो बॉस, कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि भारत डेड इकोनॉमी है, तो ये करोड़ों के मकान कैसे बिक रहे हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बिक रही हैं ट्रंप टावर में। उधर भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाह भैया, नोट भी छापो, दामाद से लेके बेटी सबको पैसा भी दो और उसके बाद कहो भारत डेड इकोनॉमी। तो डेड इकोनॉमी है तो ले जाओ ट्रंप टावर उठा के अपना। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि ट्रंप के बेटे इसी साल भारत आकर रियल एस्टेट से जुड़ी नई परियोजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। जो हाल राहुल गांधी का वही डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों नोट भी छाप रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं इसी भारत की बढ़ती इकोनॉमी में, अब भारत को डेड इकोनॉमी भी बता रहे हैं। ट्रंप और उनका परिवार भारत में रियल एस्टेट में क्यों अपना निवेश बढ़ा रहा है वो भी आपको बताता हूं। भारत के रियल एस्टेट मार्केट का साइज इसी साल 332.85 बिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और साल 2030 तक इसके 985 बिलियन डॉलर यानी करीब 85 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। रियल एस्टेट मार्केट के हर साल 24.5 या 24.25% की ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि ट्रंप हो या कोई और बिजनेसमैन भारत की मार्केट में हर कोई फायदे की डुबकी लगाना चाहता है। और ट्रंप कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप टावर के जरिए ट्रंप और उनके परिवार ने भारत में अपना बिजनेस साल 2014 में बढ़ाया था, जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। तब मुंबई में ट्रंप टावर के लॉन्च होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उस वक्त वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर भारत आए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि भारत निवेश के लिए बढ़िया जगह है। तब ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि अब भारत में लोग जिस तरह से आ रहे हैं शायद वैसा इलेक्शन से पहले नहीं आते। ट्रंप ने कहा था कि वो भारत में बड़ा निवेश करेंगे क्योंकि भारत निवेश के लिए बढ़िया जगह है। उस दौर में एक बिजनेसमैन के तौर पर ट्रंप का यह मानना था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भारत को बहुत फायदा होगा। तो भाई ने खूब पैसा लगाया, पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं भाई, तुम्हारे शर्त पे थोड़ी दोस्त हो तो दोस्त हो, लेकिन देश थोड़ी छोड़ देंगे, तो भाई ने पैर पटकते कह दिया है डेड इकोनॉमी तुम्हारी। अब ट्रंप ट्रेड डील के चक्कर में भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में लगे हैं। ट्रंप को रूस और भारत की दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया कि रूस से दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने वाली। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और रूस के बीच स्थिर साझेदारी है। भारत के अलग अलग देशों के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उसे किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि वो रूस से दोस्ती को लेकर किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। एक तरफ भारत है जो ट्रंप की धमकियों को धुएं में उड़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो ट्रंप के आगे बिछा जा रहा है, ट्रंप के तलवे चाट रहा है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी अपनी इस तेल मालिश से खुश होकर पाकिस्तान पर मेहरबानियां लुटा रहे हैं। इससे उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाने में भी मौका मिलेगा। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा, जो पूरे साउथ एशिया के किसी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ। अरे इतनी दोस्ती है तो टैरिफ 0 कर दो, वो तो वैसे ही भिखारी देश है, वो तो कर्जा ले लेके चल रहा है, तो उससे टैरिफ क्यों ले रहे हो। अप्रैल में ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ में 10% की छूट तो दे दी, लेकिन पूरा टैरिफ माफ नहीं किया। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 2 दिन में दूसरी बड़ी मेहरबानी की। अभी कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील का ऐलान किया था और कहा था कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में तेल निकालेंगी। ट्रंप के बैक टू बैक इन 2 ऐलानों से पाकिस्तान का मुनीर और शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुनीर और शहबाज दोनों को लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। उसके इनाम के तौर पर ट्रंप ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा दिया। लेकिन बॉस, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता। ट्रंप ने भी पाकिस्तान पर 10% टैरिफ कम करके कोई एहसान नहीं किया है। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तेल भंडार
अमेरिका के हवाले कर दिए, जो अगर मिल गए अमेरिका को तो वेरी गुड। ट्रंप ने टैरिफ कम इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका से महंगे दाम पर तेल भी खरीदेगा। ट्रंप ने टैरिफ कम करने का ऐलान तब किया जब पाकिस्तान ने अमेरिकी ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करने की डील की। यानी वहां भी पाकिस्तान का तेल निकाल दिया ट्रंप ने कि पहले ये खरीदो तब तुम्हारा टैरिफ कम करते हैं। यानी ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल वाला खेल किया है। अब आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी सुनिए जो ऑयल डील का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का तेल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मुनीर और शहबाज उसके तलवे में तेल लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा भिखारी देश है जो कटोरा लेके खड़ा रहता है, कोई बस ऐसे 10 का नोट दिखाए उतने में चरणों में गिर जाता है। पाकिस्तान के लोग खुद हालांकि ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान में कौन सा तेल का भंडार है जहां से अमेरिका तेल निकालेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को यह जरूर समझ में आ चुका है कि ट्रंप पाकिस्तान में तेल निकले ना निकले, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। क्योंकि आप देखिए कि भिखारी पाकिस्तान के लिए तो 19% टैरिफ ही उसकी औकात से बाहर की बात है। पाकिस्तान तो खुद पूरी दुनिया से मांग मांग कर पेट पाल रहा है, तो अमेरिका को क्या देगा भाई वो। पाकिस्तान के लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि मुनीर ने अमेरिका जाकर ट्रंप को कौन सा लाहौरी चूरन चटा दिया कि ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल निकालने की डील कर ली। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास वाकई में तेल के भंडार हैं तो फिर वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके क्यों घूम रहा है। भाई अगर तेल का भंडार था तो पाकिस्तान बेच के खुद ही अपना देश चला लेता। अगर पाकिस्तान के पास तेल का जखीरा है तो क्या पाकिस्तान को भीख मांगने का शौक है क्या। अगर पाकिस्तान के पास इतने ही तेल के भंडार पड़े हैं तो चीन को क्यों नहीं दे दिए। पाकिस्तान के पास अगर इतना ही तेल है तो फिर वो 85% तेल आयात क्यों कर रहा है। यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस बच्चे की तरह कि अच्छा तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं जा रहा हूं, उससे दोस्ती कर लूंगा, मैं उसका दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, अब हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। बैठ ये नहीं, क्रिकेट क्या खेलोगे। हमने आपको कल भी दिखाया था कि पाकिस्तान में मीम शेयर किए जा रहे हैं, तेल की बड़ी बड़ी कड़ाइयों को पाकिस्तान का तेल भंडार बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दावा तो विशाल तेल भंडार होने का करता है, लेकिन उसके दावे का कोई प्रत्यक्ष सबूत ही नहीं है और पाकिस्तान में किसी बड़े तेल भंडार की कोई पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ करीब 35 करोड़ बैरल तेल के भंडार हैं, जो पूरी दुनिया में तेल के भंडार का मात्र 0.021% है। पाकिस्तान के पास जितना तेल है अगर उसे पूरा भी निकाल लिया जाए तो भी सिर्फ 2 साल का काम चल पाएगा वहां। लेकिन अपने इत्तू से तेल भंडार से भी तेल निकालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी तेल भंडार है वो बलूचिस्तान में है, जहां बलूचों का नियंत्रण है। साल 2024 में पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान में तेल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां जैसे टोटल, शेल और एनी किसी न किसी बहाने पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूदा तेल भंडारों और रिफाइनरीज की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान से ऑयल डील पाकिस्तान में तेल निकालने के लिए नहीं की है। दरअसल ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल भंडारों पर तो है नहीं। ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल का कोई बहुत अद्भुत भंडार नहीं है, उसकी नजर है रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार पर, जो आज के दौर में तेल से ज्यादा कीमती है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की है इसलिए ताकि उसे बलूचिस्तान तक पहुंच मिल जाए, जहां रेयर अर्थ मटेरियल्स भरे पड़े। बलूचिस्तान में 500 लाख करोड़ रुपए कीमत के रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है, जिनमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यट्रियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल भी है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। बलूचिस्तान में इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में करने के लिए चीन ने पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर निवेश किए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकारता रहता है कि आओ बाबू आओ मेरे पास। अब ट्रंप पाकिस्तान के इस खजाने पर कब्जा चाहते हैं, यानी चीन को काउंटर कर सकें। यानी अब अमेरिका और चीन दोनों भिड़ जाएंगे। इधर से अमेरिका कहेगा आओ बाबू आओ, उधर से चीन कहेगा आओ बाबू आओ। बाबू का बाबा बन जाएगा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रही है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील कर ली। इस पर तो चीन का भड़कना बनता भी है। आप देखिए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 5,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ है, जिसमें ग्वादर में तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन में अरबों डॉलर का निवेश है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने 80% हथियार भी चीन से खरीदता है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी दिया हुआ है और अब पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका से डील करनी चाहिए। जाहिर है चीन चुप तो बैठेगा नहीं, अपना उधार मांगेगा कि जाओ बेटा उधर सट रहे हो तो इधर उधार दो।
ट्रंप ने ऑयल डील के नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया है। यानी दुनिया के 2 सुपर पावर देश की जंग में पाकिस्तान का तेल निकलना तय है। पाकिस्तान जिन तेल और खनिज भंडारों को ट्रंप के हवाले करने जा रहा है वो बलूचिस्तान में है, और यह जगह अमेरिका के लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की डील के बाद बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेतावनी दी है। मीर यार बलूच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुमराह किया है। विशाल तेल और खनिज संपदा के भंडार पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान एक संप्रभु देश है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। बलूचिस्तान कभी अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार का दोहन करने की अनुमति नहीं देगा। अगर बलूचिस्तान की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अभी अमेरिका घुसा भी नहीं है और बलूचों ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बलूच विद्रोहियों ने चीन के विरोध में बलूचिस्तान के अंदर सीपेक प्रोजेक्ट्स पर कई हमले पहले ही किए हैं। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है, इसलिए बलूचिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों पर कई हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहां पर चीन ने अपने सैनिक लगा दिए कि भाई चलो ठीक है, तुम ही रक्षा कर लो, पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा गेम चल रहा है। भारत पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई जो अमेरिका ने कहा वो कर लेगा, तो भारत अपने स्टैंड पर है। अमेरिका अभी हफ्ते भर के लिए पीछे खसका है, देखिए आगे क्या होता है, और पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबको जेल में डाल देने वाली कांग्रेसी साजिश का क्या खुलासा हुआ है। हिंदू आतंकवाद के जरिए निशाने पर आरएसएस संघ से कौन सा खतरा जिसके लिए कांग्रेस राज में यह भयानक खेल हुआ, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस के राज में बनाई गई थी, एक एक करके उसकी सारी पोल पट्टी खुल रही। कल कोर्ट में मुहर लगाई गई कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हुए, और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। इसी के साथ वो लोग भी एक्सपोज हुए थे जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंक जैसे शब्द बनाकर पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दे, मकसद यह भी था कि आरएसएस को निशाना बनाया जाए, मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाए। मोहन भागवत को जेल में डालने की साजिश हुई थी, और यह सब कैसे हो रहा था, किसने यह बड़ा खुलासा किया है, यह आज आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। क्यों ये लोग आरएसएस को बार बार टारगेट कर रहे थे, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस बेनकाब हुई साजिश का एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था। उन पर दबाव डाला गया था या अब दबाव डाला जा रहा है? कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था। संघ को समझना इतना सरल नहीं है। भगवा आतंक की थ्योरी को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया, और यह खुलासा संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज दावा करके हड़कंप मचा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इस केस में टारगेट करने की प्लानिंग थी। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने क्या दावे और खुलासे किए, आप खुद सुनिए कि कैसे उस समय यूपीए सरकार में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ही छोड़िए, पूरे आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था कि मोहन भागवत को उठा के जेल में डाल दो। सुनिए पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है ही नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था, 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। यानी 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। मालेगांव ब्लास्ट की आड़ में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई,
और इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार किया गया था, यह आरोप लग रहा है। उस वक्त मोहन भागवत का आरएसएस का छठा प्रमुख बनना तय हो चुका था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का दावा है कि उन्हें भागवत को अरेस्ट करने का जिम्मा मिला था। उनका आरोप है कि जब उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया तो झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अफसर ने यह भी खुलासा किया कि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश को पूरा करने के लिए सीक्रेट फंडिंग भी की गई थी और मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को इस काम को पूरा करने के लिए ऊपर से आदेश मिले थे। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे देके काम के लिए भेजा था और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। सब में बड़ी बात यह थी तो मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका आदेश था, तो मैंने नहीं किया। अच्छा, पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर अकेले नहीं है जो भगवा आतंकवाद को साबित करने की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी ने भी मोहन भागवत को टारगेट किए जाने का खुलासा किया। उनको भी सुनिए। भगवा को टारगेट किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था एटीएस के तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया था। यानी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, आरएसएस को टारगेट करने का प्लान था। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर नया खुलासा हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के खिलाफ साजिश वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए गांधी परिवार का एजेंडा था। बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुनिए। गांधी परिवार का एक यह एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। आरएसएस और मोहन भागवत को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे थे, इसकी सीधी वजह यह है कि भगवा आतंक की थ्योरी बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करो और ऐसे लोगों को टारगेट करो जो लोग हिंदू समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। यही आरोप लग रहा है। यानी मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो और हिंदुओं को एक होने से रोको। यही सियासी प्रयोग भगवा आतंक की थ्योरी के साथ किया गया था। आरएसएस से ये लोग पहले ही बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि वो हिंदुओं को एक करने में, समाज को एक करने में दशकों से लगा हुआ है और हिंदू एकता के लिए काम करता है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद तो भगवा आतंक की थ्योरी गढ़कर इसे दुनिया भर में आतंकवादी संगठन घोषित करने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। कल ही पाठशाला में हमने बताया था कि कैसे मालेगांव ब्लास्ट के बाद यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को फैलाने और आरएसएस को घेरने की भरपूर कोशिश की। आरएसएस को लेकर कांग्रेस ने क्या लाइन तय की, इसकी झलक कई बार राहुल गांधी के बयानों में दिख चुकी है। जैसे अक्टूबर 2010 को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस और सिमी में कोई अंतर नहीं है। सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बैन लगाया गया है और राहुल गांधी उसकी तुलना आरएसएस से कर रहे थे। अगस्त 2018 में लंदन में राहुल गांधी ने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन से कर दी थी, जिसे कई देशों में आतंकी संगठन का दर्जा मिला हुआ है। मई 2022 में उदयपुर के एक इवेंट में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है जो देश के लिए खतरा है। यही नहीं, राहुल गांधी तो आरएसएस की तुलना महाभारत के कौरवों तक से कर चुके हैं। आप भी आरएसएस पर दिया राहुल गांधी का साल 2023 का बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितने वक्त से आरएसएस के पीछे पड़े। फिर बताता हूं कि क्यों पीछे पड़े। 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं।
जो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम पिछले कई सालों से आरएसएस को भगवा आतंकवाद की फैक्ट्री साबित करने में जुटा है, वो ये समझना ही नहीं चाहता कि आरएसएस जैसे संगठन का होना किसी देश के लिए क्या होता है। उन्हें यह देखना चाहिए कि कैसे आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया, किस तरह बिना कोई परवाह किए देश की सेवा की। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आरएसएस ने 3000 राहत कैंप लगाए थे। 1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ, तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलवासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया था। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की थी। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी की, सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की। शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने में संघ ने भूमिका निभाई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान बैन लगने के बावजूद संघ स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए, जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किए। यानी संघ देश हित में लगातार लगा रहा। कोरोना का संकट काल, जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में थे, तब भी संघ के स्वयंसेवक जो है ना, वो जितनी संभव होती थी मदद लोगों तक पहुंचा रहे थे। और राहुल गांधी को हाफ पैंट और लाठी के अलावा कुछ नहीं दिखता। खैर, जितना प्रयास किए वो तो रुका नहीं। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कोलकाता में एक्ट्रेस मॉडल गिरफ्तार। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराती गैंग का बड़ा राज कैसे खुल गया। 2 आधार, 2 पैन कार्ड, कई पासपोर्ट, बांग्लादेशी मॉडल के भारत में जासूसी का सच क्या है, अब इसके बारे में बताता। अवैध घुसपैठियों पर जब भी एक्शन होता है तो उस पर फौरन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जबकि यह फैक्ट है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत में तो इस समस्या से निपटने के लिए लगातार एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की पहचान की जा रही है। इन सबको वापस भेजा जा रहा है। और अब तो कोलकाता से ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल को गिरफ्तार किया। शांता पॉल नाम की यह मॉडल अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। इसके पास इतने फर्जी दस्तावेज मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। शांता पॉल भारत में मॉडलिंग के साथ साथ फूड व्लॉगिंग करती थी और देश के कई राज्यों में जा चुकी है, जिस पे यह भी शक हो रहा है कि क्या यह भारत में जासूसी तो नहीं कर रही थी। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की गिरफ्तारी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उसने बड़ी आसानी से भारत में रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। शांता पॉल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। वो भारत कैसे आई, कैसे उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, साथ ही यह भी बताऊंगा कि असम में कैसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की कहानी एकदम फिल्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तैयारी के साथ भारत आई थी। शांता पॉल पकड़ी ना जाती अगर उसके खिलाफ शिकायत ना की जाती। शांता पॉल कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई, पहले आपको यह बता देता हूं। 28 जुलाई को शांता पॉल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने में शांता पॉल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान शांता पॉल के घर से कई अवैध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से पता चला कि शांता पॉल अवैध तरीके से रह रही थी। 29 जुलाई को पुलिस ने शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांता पॉल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी धोखाधड़ी का केस न होता और जांच न होती तो शांता पॉल कभी गिरफ्त में न आती। पुलिस को कई सबूत मिले और उसके बाद तो शांता पॉल का पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस को शांता पॉल के घर से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस था। 2 पैन कार्ड मिले। भारत का वोटर आईडी कार्ड भी मिल गया। 1 राशन कार्ड भी मिला। कई बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले हैं। ढाका के स्कूल का एग्जाम एडमिट कार्ड मिला। बांग्लादेशी रीजेंट एयरवेज का आईडी कार्ड मिला। शांता पॉल के पास भारत में रहने का वीजा तक नहीं था। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में रहती थी। यह मकान शांता पॉल के पति ने किराए पर लिया था और इसी मकान से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शांता पॉल भारत के कई शहरों में जा चुकी थी, इसलिए पुलिस जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या शांता किसी को भारत के बारे में जानकारी तो नहीं दे रही थी। जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं ये शांता पॉल को लेकर और क्या खुलासा हुआ है।
बिक्रमगढ़ इलाके में है और यही इमारत है जहां पर उसके पति ने एक फ्लैट जो है रेंट पर लिया था और एक आधार कार्ड जो है वो इस प्रॉपर्टी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और साथ ही दूसरा आधार कार्ड भी पाया गया है शांतापाल के नाम पर जो बर्दवान जिले से इशू हुआ है। ऐसे में कई पासपोर्ट जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उसके पास जो है पाए गए हैं और कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बांग्लादेश के और भारतीय जो है फोर्ट। शांता पॉल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। आखिर शांता पॉल ने ये सारे फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए, इन सब की जांच की जा रही है। शांता पॉल चाहकर भी अपनी बांग्लादेशी पहचान से इनकार नहीं कर पा रही। आप देखिए कि बांग्लादेश में शांता पॉल ने क्या क्या किया था। बांग्लादेश में शांता ने फ्रेश लुक मॉडल हंट कंपटीशन जीता था। साल 2019 में शांता पॉल ने मिस एशिया ग्लोबल में हिस्सा लिया था। शांता इस प्रतियोगिता में टॉप 5 तक पहुंची थी। शांता को मिस ब्यूटीफुल आईज खिताब मिला था। शांता ने कई फैशन शोज में हिस्सा लिया। शांता ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई, कई टीवी विज्ञापनों में भी एक्टिंग कर चुकी है। बंगाली और साउथ की फिल्मों में काम किया। बांग्लादेश के कई टीवी चैनल्स में एंकर भी रह चुकी थी। और आप सोचिए, उसके बावजूद उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड भारत का सब बनवा लिया। अवैध तरीके से भारत में रह रही है और जब भारत में SIR होता है, वोटर लिस्ट चेक की जाती है, तो कुछ लोग हंगामा करते हैं। शांता पॉल को शायद लगा होगा कि बांग्लादेश में उसका करियर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो भारत आ गई और फिर यहीं पर बस गई, वापस गई नहीं। अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए शांता बांग्लादेश से भारत आती रहती थी। शांता पॉल केस की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शांता पॉल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आती रहती थी। शांता के पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। पिछले साल भारत आने के बाद से वो वापस लौटी ही नहीं और भारत में ही अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने सोचा होगा कि कौन बार बार वीजा के लिए अप्लाई करे, इसलिए वो पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी बांग्लादेश गई नहीं और भारत में उसने अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने भारत में रहने का पूरा इंतजाम कर लिया था। भारत में शादी भी कर ली थी। शांता पॉल ने आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ से शादी की थी। दोनों ने 5 जून को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। शांता और शेख मोहम्मद ने जादवपुर में किराए का घर लिया। इसी घर से शांता पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख मोहम्मद अशरफ का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या शांता के फर्जी डॉक्यूमेंट उसके पति शेख मोहम्मद ने ही तो नहीं बनवाए और हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग एड्रेस कैसे डाल दिया। शांता पॉल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि अभी तो एक पकड़ी गई है। बंगाल में लाखों ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और इसी वजह से टीएमसी सरकार SIR का विरोध करती है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के वोट से जीतती है। सुनिए बीजेपी नेता को। अब तो एक का बात कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं 1 करोड़ का। अभी देखते रहिए आने वाला दिन में होता है क्या। वो SIR लेकर क्यों तृणमूल कांग्रेस का नींद उड़ गया है, उसका कारण तो एक ही है। ये लोग सारे जिहादी लोगों को, सारे रोहिंग्या को लोग और जो गुजर गए हैं उसका नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन असम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्ती दिखा रहे हैं। अवैध प्रवासियों की वजह से असम में डेमोग्राफिकल चेंज की बात भी हेमंत बिस्वा शर्मा करते रहते हैं। असम में सरकारी जमीनों का इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ यह आरोप है, जिसके खिलाफ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है। असम में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इंक्रोचमेंट ड्राइव से भी अवैध प्रवासियों पर चोट पड़ रही है। सरकारी जमीन खाली कराने के साथ साथ अवैध रूप से बिना जरूरी दस्तावेज के असम में रहने वालों के खिलाफ भी असम की सरकार मुहिम चला रही है। 30 जुलाई को 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये सभी अवैध रूप से श्रीभूमि इलाके में रहते थे। 7 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। 28 जुलाई को श्रीभूमि से 20 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। अवैध प्रवासियों पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी है, घुसपैठ की कोशिश ना करो, पकड़े जाओगे तो वापस खदेड़ दिया जाएगा। यानी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एकदम क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ उनका एक्शन आगे भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ असम में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जोर शोर से चल रही है। असम के गोलाघाट जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर एक्शन हुआ है। गोलाघाट के उरियाम घाट में 3 दिन तक बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया हुआ था। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर अवैध प्रवासी थे। अभियान के तहत 3 दिन में 1655 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।
इसी तरह से गोलाघाट के ही रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व से भी अतिक्रमण हटाया गया। रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व की लगभग 3600 एकड़ जमीन से इंक्रोचमेंट को हटाया गया। यह इलाका असम नागालैंड बॉर्डर के पास है और इस इलाके में हजारों परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसमें से करीब 1500 परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। कई परिवार जमीन खाली करके चले गए। उसके बाद बुलडोजर से सारा अतिक्रमण मिट्टी में मिला दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा है कि हम अपने हक को वापस पाने के मिशन पर हैं। हमारे जंगल, हमारी जमीनें, हमारे खेत, हम ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वैध भारतीय नागरिक ही असम में रहने का आनंद उठा सके। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उससे असम की जनता भी उत्साहित है। अब तो कई इलाकों में जनता ही अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। 25 जुलाई को असम के धेमाजी जिले के हजारों असमिया और आदिवासी निवासियों ने मशाल रैली निकाली। इन लोगों ने असम के जंगली इलाकों से अवैध प्रवासियों को वापस जाने के लिए नारे लगाए। आप देखिए, हाथों में मशाल लिए हुए ये लोग बांग्लादेशी होशियार और बांग्लादेशी वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की डिमांड है कि सभी संदिग्ध बांग्लादेशी 15 दिन के अंदर इलाके को खाली कर दें। इन लोगों ने असम सरकार के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर खुशी और संतुष्टि जताई और सरकार के अभियान का समर्थन किया। मतलब पब्लिक खुद सड़क पर उतर आई है कि भाई जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं वो छोड़ो, अपने यहां जाके रहो ना यार, हमारे यहां क्यों रह रहे हो। तो एक पब्लिक का मूवमेंट भी चल रहा है, असम में दिख रहा है। लेकिन जब सड़क पर आने की बात हो रही है तो सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर हजारों छात्रों को क्यों उतरना पड़ा? एसएससी की परीक्षा देने वालों को क्यों पुलिस के साथ संग्राम हुआ है उनका? एसएससी एग्जाम होगा कैंसिल या जारी रहेगा छात्र आंदोलन? क्या होने वाला है, इसके बारे में अब चैप्टर खोल रहा हूं। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर आंदोलन के शोर से गूंज रहा है। इस बार दिल्ली में धरना स्थल पर एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल एसएससी की परीक्षाओं में अव्यवस्था के खिलाफ देश भर से आए हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली की सड़क पर उतरे। दिल्ली चलो नारे के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते इतना बड़ा हुआ कि दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों को सड़क से हटाने के लिए जो किया, उसने इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। छात्रों और टीचर्स पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें हिरासत में लिया गया और भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को, टीचरों को बसेस में भर के ले जाया गया। देश भर के एसएससी छात्रों ने दिल्ली क्यों कूच किया, विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में हुए संग्राम की तस्वीरें देखिए। सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं। एसएससी का सिलेक्शन फेज 13 इन दिनों विवादों में, जिसके बाद देश भर से एसएससी का एग्जाम देने वाले छात्रों ने दिल्ली का रुख कर लिया है। छात्रों के साथ एसएससी की तैयारी करवाने वाले कई टीचर्स भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। आज जंतर मंतर पर एसएससी के अभ्यर्थी बैनर पोस्टर के साथ धरने पर बैठे। यही हाल कल भी था, कल भी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन जब छात्रों और टीचर्स ने एसएससी के चेयरमैन से मिलने की डिमांड रखी तो भाई गजब ही वहां पर पुलिस ने एक्शन कर दिया। कल दिल्ली की सड़कों पर हुए हंगामे की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि एसएससी एग्जाम को लेकर शुरू हुआ यह पूरा मामला है क्या। एसएससी के सिलेक्शन फेज 13 के एग्जाम को लेकर छात्रों में गुस्सा है। छात्रों का आरोप है कि होम सेंटर के सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र क्यों रखे गए। जैसे किसी छात्र का सेंटर लखनऊ था, उसे अंडमान में सेंटर दे दिया गया, जबकि प्राथमिकता के आधार पर पास के 3 सेंटर में से एक दिया जाता है। कई छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के बाद बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। कई छात्रों को सेंटर पहुंचने पर बताया गया कि उनका सेंटर बदल दिया गया है। एग्जाम के दौरान टेक्निकल गड़बड़ियों की भी भरमार रही। छात्रों को सिस्टम क्रैश और सर्वर की समस्या से जूझना पड़ा। इंदौर के सेंटर में छात्र को कमरे में बंद करके पिटाई करने का आरोप है। 24 से 26 जुलाई तक होने वाले कुछ एग्जाम बिना इंटीमेशन रद्द कर दिए गए। एग्जाम रद्द करने का कारण प्रशासनिक और टेक्निकल बताया गया। कुछ सेंटर्स पर छात्राओं को देर रात तक रोकने का भी आरोप है। पहले एडमिट कार्ड 4 दिन पहले दिया जाता था, इस बार 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, यह भी आरोप है। धरने पर बैठे छात्रों के आरोप सुनिए। फिर जो सवाल उठ रहा है कि छात्र हैं भाई, इन पर पुलिस ऐसा एक्शन क्यों कर रही है, उसकी वजह भी बताता हूं कि यह सवाल क्यों उठाने का मौका खुद पुलिस ने दिया। जैसे कोई गाजियाबाद का बंदा है, नोएडा का बंदा है, उसका सेंटर एग्जाम सेंटर दिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो चला भी गया एग्जाम देने। वहां पे पता चला वहां जाते ही एग्जाम कैंसिल। तो सेंटर्स हैं सर वो मतलब पता नहीं, मतलब बहुत रिमोट एरियाज में दिए हैं कि मतलब
विलेजेस में दिए हैं, मतलब बहुत दूर दूर, जिनकी लोकेशन भी बच्चों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कतें हुई हैं। मतलब सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं, ठीक है, बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारा कहीं और है, अपना चेक करो। वहां जाके हम साइट पे दोबारा चेक करते हैं तो ऑन द स्पॉट सेंटर कहीं चेंज कर दिया जाता है, बोलते हैं टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर चेंज कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा एग्जाम दे दिया देहरादून, तो वो बहुत दूर है, तो घर वालों ने भी मना कर दिया जाने के लिए। हमारा रिजल्ट भी रोका गया है, सीपीओ का 18 महीने हो चुके हैं सर, सिस्टम में सारी गड़बड़ी हो रही है। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। जरा उनसे पूछेगा वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी का उनसे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उनसे कौन से स्टूडेंट मिलेंगे? वहाँ बच्चों के साथ पूरी तरीके से मिसबिहेवियर हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं, लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे ऐसे बैठे जिनका आधार आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। इधर लैब चल रही है, ऊपर डीजे बज रहा है। तो सर ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं हैं। छात्र कह रहे हैं कि एसएससी के चेयरमैन छात्रों से मिलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मिल सकते भाई? चेयरमैन अगर छात्रों से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं मिल सकते? छात्र सड़क पर क्यों बैठे? प्रदर्शन कर रहे छात्रों में कई तो ऐसे भी हैं जो कोचिंग का खर्चा तक नहीं उठा सकते, बिना कमाई के घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। इनके घर वालों की एक ही आस होगी कि कब मेरे बच्चे की नौकरी होगी, कब उनकी दुनिया बदलेगी। लेकिन ऐसे लोगों की मेहनत पर टेक्निकल एरर बताकर पानी फेर दिया गया। जब ऐसे एक नहीं सैकड़ों केस सामने आए तो ये छात्र एकजुट हुए और 31 अगस्त को दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का साथ देने के लिए उन्हें कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स भी आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी। छात्रों के गुस्से को देखने के बाद दिल्ली में पुलिस ने घेराबंदी शुरू की, यहां तक कि आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। इसके बाद छात्रों ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी दफ्तर की तरफ कूच किया। सैकड़ों छात्र नारेबाजी करते हुए दिल्ली की सड़क पर दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं भाई? ये छात्र एसएससी के चेयरमैन से मिलने की डिमांड पर अड़े हुए, लेकिन उससे पहले ही इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। लाठीचार्ज के बाद छात्रों को जबरन बसेस में ठूस दिया गया। इस दौरान कई छात्र बेचारे घायल हो गए। अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया गया। नीतू मैडम भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल टीचर अभिनय शर्मा और राकेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में टीचर्स के साथ बदसलूकी भी की गई। हालांकि छात्रों को जब हिरासत में लिया गया, उन्हें बसेस में ठूस कर ले जाया जा रहा था, तब भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। हिरासत में लेने से पहले छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्रों और समर्थन करने पहुंचे शिक्षकों को भी चोट आई। इस पूरे विवाद की असल वजह वो एजेंसी है जिसे एसएससी ने एग्जाम करवाने का टेंडर दिया हुआ। एसएससी ने टीसीएस कंपनी से परीक्षा लेने का ठेका वापस ले लिया था, जिसके बाद इसे एजुक्यूटी एजेंसी को दे दिया गया। यही एजेंसी एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा करा रही है, जबकि आरोप है कि एजुक्यूटी एजेंसी को शिक्षा विभाग ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। एजुक्यूटी एजेंसी का नाम व्यापम परीक्षा में भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छात्र फ्री थोड़ी बैठा हुआ है बॉस। वो अगर सड़क पर आया है तो इसलिए थोड़ी आया कि कोई लाठी मार दे, कोई बस में भर के ले जाए। टीचर अगर साथ में खड़े हैं तो इसलिए थोड़ी खड़े हैं कि कोई उनको मारे पीटे। क्या उनसे मिलकर बात नहीं हो सकती है? उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती हैं? जो चीज ढंग से हैंडल हो सकती है उसमें पुलिस लगा रहे हैं,